डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस कि कोई भी जो सॉल्यूशन प्रोसेस होता है अगर उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डील करते हैं, मतलब क्या कहने का, जैसे मान लिया हमने पानी के अंदर जो है चीनी घोली है या नमक को हमने उसके अंदर डिसोल्व किया है, तो वो तो एक एक्सपेक्ट हो गया जब हम उसको यूनिफॉर्मली उसको वॉच आउट कर रहे हैं। अगर क्या हो उसी प्रोसेस को हम डील करें, लेकिन वो जो डीलिंग का वे हो वो हमारा मॉलिक्यूलर वे हो। मॉलिक्यूलर वे से क्या मतलब है कि हम बात करें कि सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन की, सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन की, या फिर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन की। जैसा कि आपको पता है, चाहे कोई लिक्विड है चाहे कोई सॉलिड है, उसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड रखते हैं और फिर जो है उनकी इंटरेक्शन से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारा, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है बेसिकली जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन है वो किस टाइप की है, किस टाइप से हमारा मतलब है कि वो इंटरेक्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर इंटरेक्ट सोल्यूट सोलवेंट की यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से डिस्पर्स हो गए हैं सोलवेंट के अंदर, तो वो हमारा एक होमोजेनियस सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर क्या हुआ है, जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाई है और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन जो है वो इतनी स्ट्रोंगर नहीं हो पाई, यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल वो इतने अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाए सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें हमारी सोल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो बेसिकली इनकी जो सोल्युबिलिटी है उसके लिए हमारा एक लॉ है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। वो लॉ है हमारा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, हमारा लाइक डिसॉल्व से लाइक। अब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट का हमारा क्या है कि सपोज कीजिए मेरे पास जो सोल्यूट है उसका नेचर है पोलर, तो ये नेसेसरी होगा, ये मैंडेटरी होगा कि जो सोलवेंट है उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर सोल्यूट आपने ले रखा है नॉन पोलर टाइप का, तो ये मैंडेटरी है कि जो सोलवेंट आप लेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। बच्चे फाइनल ईयर तक आ जाते हैं उनको पोलर नॉन पोलर के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता है। पोलर बेसिकली क्या होता है, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करें और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग हो। जैसे ए और बी कंबाइन करें, ए या तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ये देगा तो पॉजिटिव, ये लेगा तो नेगेटिव, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, बी इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो बेसिकली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो एक दूसरे से ले रहा है, तो ये जो टाइप ऑफ नेचर होगा हमारा, ये क्या होगा, पोलर होगा। दूसरी तरफ हमारा क्या था, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, नॉन मतलब नहीं, मतलब जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, ए और बी की इंटरेक्शन होगी, तो जो इंटरेक्शन का वे होगा दोनों का इक्वल होगा, मतलब जितना कंट्रीब्यूट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर ए करेगा हमारा, उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा किसका रहेगा, बी का रहेगा। कैसे, जैसे ए और बी के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन रहा हमारा इसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका, हमारा ए का इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन किसका, हमारा बी का है। तो इनके बीच में जो नेचर है हमारा वो कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर, मतलब दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमारी बेसिकली क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। तो मैंने आपको बताया जब कोई भी सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है किसी भी एक सोलवेंट के अंदर, ठीक है, तो सोल्यूट के जो पार्टिकल उनकी आपस में इंटरेक्शन है, सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन है, और दोनों को जब डिसॉल्व किया जाएगा उनकी एक नई इंटरेक्शन क्रिएट होगी। मतलब बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की इंटरेक्शन आ गई है। सबसे पहले तो मान लिया सोलवेंट है, कौन सी इंटरेक्शन होगी हमारी, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। नंबर दो जो होगा हमारा, नंबर दो क्या होगी भाई हमारी, सोलवेंट
सोल्यूट इंटरेक्शन, और नंबर 3 जो होगी हमारी वो होगी सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। तो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को अगर आप मोलिकुलर लेवल के ऊपर डील करोगे तो आपको 3 टाइप के इंटरेक्शंस जो है वो मैंडेटरी होंगी कंसीडर करना। सबसे पहले सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, फिर आपको सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन, और फिर जो है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। अब इसके अंदर क्या है, जब आप इनको एक दूसरे के साथ डिसॉल्व करते हो, जब सोल्यूट सोलवेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इंटरेक्ट की जो इनके इंटरेक्शन से जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के द्वारा उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी जो सॉल्यूशन हमारा होता है उसके फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया भी इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जो कंसीडर करते हैं कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारा सॉल्वेंट हमने लिया है उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, उनको एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा हमारा, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा भाई आपका फर्स्ट स्टेप, मतलब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड थे उनकी क्या होगी, सेपरेशन होगी। जैसे ही सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट होंगे तो हमारा कौन सा स्टेप आ जाता है, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा हमारा, अब फर्स्ट स्टेप में सेपरेशन हुई है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, सेकंड स्टेप में जो सेपरेशन होगी वो होगी हमारी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि सॉल्वेंट सेपरेट हो चुका है, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालना हमने, तो अब सोल्यूट को भी क्या होना पड़ेगा, सेपरेट, क्योंकि सोल्यूट सेपरेट होगा तभी तो वो पूरी तरह से किसके साथ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो पाएगा, सॉल्वेंट के साथ। तो सेकंड में क्या होगा हमारा, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि अपने आप ही जो सॉल्वेंट या सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, उसके लिए हमने उनको क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, दिस बोथ स्टेप्स require energy to break, these both steps require energy to break up attraction attractive break up attractive intermolecular force। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वे अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। ठीक है, हेंस प्रोसेस आर एंडोथर्मिक। आप हीट उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब सॉल्वेंट को डिसोसिएट करना है, उनकी इंटरेक्शन को तोड़ना है, सोल्यूट इंटरेक्शन को तोड़ना है, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब ब्रेक होंगे। और हीट अगर किसी प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो आपको पता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सॉल्वेंट भी सेपरेट हो गया, सोल्यूट भी सेपरेट हो गया, फिर आता हमारा थर्ड स्टेप जो डिटरमाइन करेगा हमारा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ solute and solvent, mixing of solute and solvent which may be exothermic or endothermic। याद रखेंगे स्टेप
पार्टिकल को भी सेपरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, सॉलिड पार्टिकल्स को भी सेपरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी सप्लाई करें, इसलिए प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। लेकिन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो हमारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब वो कब होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, मतलब हीट क्या होती है, रिलीज। और एंडोथर्मिक होता है जिसमें डेल्टा एच क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, यानी हीट जब एब्जॉर्ब होगी। तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी। मतलब अगर हम हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालें, डेल्टा एच ऑफ ए सॉल्यूशन, तो एक फर्स्ट स्टेप की जो हीट है, सेकंड स्टेप की जो हीट है और थर्ड स्टेप की जो हीट है, अगर इन तीनों को ऐड अप कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन बराबर डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। H1 मतलब फर्स्ट स्टेप की जो हीट सप्लाई की थी, H2 मतलब जो सेकंड स्टेप में जो हीट सप्लाई की थी, और S3 मतलब थर्ड स्टेप में जो हीट हमने सप्लाई की है। ठीक है, अब सपोज कीजिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की जो एनर्जी है वो ग्रेटर है थर्ड स्टेप के कंपैरिजन में, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, यानी इंटरेक्शन है वो कैसी है, वीकर है उपाय। ठीक है, कैसे मैं लिखवा देता हूं, इफ सोलवेंट सोल्यूट interaction are stronger than, if solvent solute interaction are stronger than solvent if solvent solute interaction are stronger than solvent, then the solution formed is favorable, solution formed is favorable, hence delta H will be negative, that is हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब दोबारा देखिए, इसने बोला सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो थर्ड स्टेप की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट सोलवेंट से। फर्स्ट स्टेप की जो एनर्जी है या सेकंड स्टेप की जो एनर्जी है, सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट से, तो मतलब जो ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो डेल्टा एच इसके लिए क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव, मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। दूसरी तरफ दूसरा केस लेते हैं हम, बट इफ सोलवेंट या सोल्यूट सोलवेंट भी लिख सकते हो आप, वैसे बेस्ट रहेगा आप सोल्यूट सोलवेंट ही लिखो ऊपर में, इफ सोल्यूट सोलवेंट, इफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन इज वीकर, मतलब जो उनके बीच में इंटरेक्शन हुई है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में थर्ड स्टेप के अंदर, अगर वो इंटरेक्शन कैसी हो जाती है, वीक रह जाती है, देन द solution, then process is एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस उसके लिए हमारा कैसा हो जाएगा भाई, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच जो होगी उसके लिए वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, जो यहाँ पर सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन हुई है वो कम रह गई है इन दो स्टेप्स के कंपैरिजन में, जिस कारण से जो एनर्जी हो क्या आ जाएगी हमारी, पॉजिटिव आ जाएगी। और जो प्रोसेस है हमारा वो कैसा रह जाएगा, हमारा एक प्रकार से एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा और डेल्टा एच क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव। तो ये दो कंडीशंस है हमारी जिसके अंदर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा प्रोसेस जो होगा वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो वाटर होता है, अभी क्वेश्चन हमारा, वाटर इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाही जो पानी है उसको भाई एक प्रकार से क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
यूनिवर्सल सॉल्वेंट का माने क्या है कि भाई आप उसके अंदर कोई भी एक प्रकार से सोल्यूट डाल दो, सॉरी सॉल्वेंट वाटर होगा हमारा, कोई भी सोल्यूट डाल दो, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, एवरीथिंग नहीं बोल, ऑलमोस्ट हर एक चीज को वो अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। तो उसका रीजन क्या है? उसके लिए हमारे वाटर की दो प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है भाई। सबसे पहला उसका कैरेक्टर है हाई पोलैरिटी, कि जो वाटर है उसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जब वो इंटरेक्ट करता है किसी पार्टिकल के साथ में तो वो जो इंटरेक्शन होती है काफी स्ट्रोंगर होती है। स्ट्रोंगर इंटरेक्शन से माने क्या है कि जो भी सोल्यूट हम उसके अंदर डालेंगे वो उसको यूनिफॉर्मली पूरी अच्छी तरह से जो अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो इसको और बढ़िया बनाता है वो इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको लेक्चर के अंदर, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हम किसी सोल्यूट या सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी डिसॉल्व करने की टेंडेंसी कितनी है, वो क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस वजह से जो वाटर है भाई उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की अगर बात करें या मेटल्स की अगर बात करें, जैसे भी अब कोई बोल दे सर मेटल ली मैंने, आयरन, गोल्ड, ठीक है, ये मेटल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है। अब वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई का मतलब ये थोड़ी कि भी आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो हर एक चीज को उसके अंदर डिसॉल्व कर लेगा। उसके लिए जरूरी क्या, हमारी इंटरेक्शन जरूरी है उसकी सोल्यूट के साथ में। लेकिन जैसे आयरन के पार्टिकल है भाई, ठीक है, वो क्या है, बहुत स्ट्रांगली जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जिस कारण से वो क्या नहीं करता, उसको अपने साथ डिसॉल्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बोला है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और मैंने बोला ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग, तो लगभग हर चीज को पानी जो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो भैया आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के अंदर तो आपका जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है। टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तक हमने बात की गई कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो है दो पार्टिकल होते हैं, हमने बात की दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एक होता हमारा सोल्यूट और एक होता हमारा सॉल्वेंट। सोल्यूट मैंने बताया जो लेस क्वांटिटी के अंदर हो, सॉल्वेंट मैंने बताया जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो। लेकिन कहीं पर भी हमने ये बात नहीं की है कि हमने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया कितने सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, या फिर कितने सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट डिसॉल्व किया कितने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट के अंदर, या फिर कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया कितने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट के अंदर, कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया कितने लीटर सॉल्वेंट के अंदर। ये हमने अब तक मतलब इनकी क्वांटिटी की बात नहीं करी है कि कितना हमने उसके अंदर जो है डिसॉल्व करना है। अब तक हम बात कर रहे हैं केवल क्या कि भाई हमने सोल्यूट को मिला दिया सॉल्वेंट के साथ में और हमारा सॉल्यूशन बन गया, लेकिन कहीं पर भी हमने अब तक क्या नहीं बात की, उनकी क्वांटिटी। तो जब हमें ये पता हो कि कितना सोल्यूट घोड़ा गया है कितने सॉल्वेंट के अंदर, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसकी हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होगी, तब उसको क्या बोला जाता है, हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली क्या होगा हमारा, व्हेन a known amount of solute is dissolved in a known amount of solvent, dissolved in a known amount of solvent, या फिर मैं सॉल्यूशन भी लिख सकता हूं आर कार्ड, उनको क्या नाम दिया जाता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम देंगे भाई उसको हमें, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेसिकली जब क्वांटिटी की बात की जाती है कितना कितने के अंदर घोड़ा है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है हमारा कंसंट्रेशन
टर्म्स। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो यूज हो रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हमारी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। अब नाम से ही पता चल रहा है मास परसेंटेज। यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि शुरुआत में जब भी लिखा जाता है सोल्यूट लिखा जाता है और बाद में जब भी लिखा जाता है सोलवेंट लिखा जाता है या सॉल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, तो मास परसेंटेज यहाँ पर जो मास है वो बेसिकली हम क्या लेंगे सोल्यूट, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमारा 100 ग्राम, कि कितने ग्राम सोल्यूट डिसोल्व किया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या उसकी मास परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब मास है तो किस में होता है सोल्यूट, ग्राम में, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम इन ग्राम। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसको किसके अंदर डिसॉल्व किया भाई हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है, वो क्या कहलाएगी उसकी मास परसेंटेज, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मास परसेंटेज हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख देंगे इन ग्राम, अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में क्या ले लेंगे हम 100, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब मास परसेंटेज हम तीन तरह से निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज जो हम तीन तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं W/W, W/V एंड V/V। मैंने बताया इनिशियल में जो लिखा है सोल्यूट है, बाद में जो लिखा है या तो सोलवेंट होगा या सॉल्यूशन होगा। सोल्यूट बाद में जो होगा सोलवेंट या सोल्यूट होगा, सॉल्यूशन होगा। सोल्यूट बाद में जो है वो सोलवेंट होगा या सॉल्यूशन होगा। तो वेट बाय वेट, W/W का मतलब क्या है, वेट बाय वेट। W/V का मतलब क्या हमारा, वेट बाय वॉल्यूम, और V/V का मतलब क्या हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब ऊपर वाली जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हमने स्लाइट चेंज करना है। जैसे पहली जो डेफिनेशन लिखी है सोल्यूट ग्राम में है यानी वेट है, सोलवेंट या सॉल्यूशन भी ग्राम में है यानी वेट है। तो W/W के लिए हमारे सेम डेफिनेशन और सेम फार्मूला होगा। क्या डेफिनेशन लिख देंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर ये हमारा फार्मूला हम लिख देंगे। तो ये क्या होगा हमारा, वेट बाय वेट। सेकंड क्या हमारा, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब जो सोल्यूट होगा उसको तो मेजर करेंगे हम वेट यानी ग्राम में, और वॉल्यूम जो लेंगे वो हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब या लीटर के अंदर। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute in gram, amount of solute in a gram dissolved in 100 centimeter cube of a solution। क्लियर है। तो फार्मूला में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तो क्या था, यहाँ पे भी ग्राम था, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मास परसेंटेज बराबर है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा आपकी बार इन सेंटीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या आ गया हमारा W/V। और थर्ड जो हमारा लास्ट जो है क्या हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब जो सोल्यूट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा और सॉल्यूशन भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द, वही सेम वही अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे हम, इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा मास परसेंटेज का हमारा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ब्रैकेट में लिख देंगे इन सेंटीमीटर क्यूब
अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या होगा भाई हमारा मास परसेंटेज। तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी मास परसेंटेज। उसके बाद आते हैं हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है उसमें और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका नाम है भाई हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ माने क्या है, अब सपोज करो भाई हमारे पास जो है 3 लीटर पानी है और उस 3 लीटर पानी के अंदर जो है हमने 12 ग्राम जो है नमक डाल दिया है। क्या बताया मैंने, 3 लीटर पानी के अंदर 12 ग्राम जो है मैंने क्या डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो बताइए पर लीटर कितना नमक इस सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब 3 लीटर में 12 ग्राम, 1 लीटर में क्या आ जाएगा हमारा 12 ग्राम अपॉन 3 लीटर, 3 पे इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 4 ग्राम लीटर ऊपर आ जाएगा पर लीटर। तो ये क्या है इसकी स्ट्रेंथ आ गई। तो स्ट्रेंथ बेसिकली किस में मेजर की जाती है, पर लीटर में मेजर की जाती है। मास परसेंटेज की 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ मेजर करेंगे हमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन हमारी यहां से सेम चलेगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये सेम रहेगा हमारा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिखेंगे इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन। अब यहां पे क्या 100 ग्राम, 100 ग्राम की जगह क्या लिखेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो कितना हो गया उसकी स्ट्रेंथ है। तो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, स्ट्रेंथ होगी हमारी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख देंगे किसमें ग्राम में, अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं भाई, लेकिन वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो एक प्रकार से स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर लीटर। लीटर ऊपर जाके पलट गया, इसको ऐसे लिख देते हैं ग्राम अपॉन लीटर। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे, तो लास्ट में जब स्ट्रेंथ हम लिखेंगे तो उसके साथ ग्राम पर लीटर लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसे लिख देते हो स्ट्रेंथ बराबर है 4, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है जब तक आप क्या नहीं लिखोगे, इसके साथ में इसकी यूनिट नहीं लिखोगे, इसको एक्सप्रेस करने का वे नहीं लिखोगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जब तक आप परसेंटेज नहीं लिखोगे तब तक आपकी मास परसेंटेज वैलिड नहीं है, क्योंकि विदाउट यूनिट आपको पता है भी कोई भी जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे भी पहले वाला ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कीजिए भाई मैंने बोला इफ 2 ग्राम साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम वाटर। हमारे पास 2 ग्राम नमक है और उसको हमने 18 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है। कैलकुलेट इट्स मास परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करें उसकी मास परसेंटेज। तो सबसे पहले जो काम है आपका, जो अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आपको जो न्यूमेरिकल गिवन है उसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, जो जो टर्म्स उसने दी है वो एक्चुअल में है क्या। मतलब जैसे मैं अगर इसको पढ़ूं, इफ 2 ग्राम साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, मैंने कंसीडर किया भाई कि जो वाटर है वो क्या हमारा सॉल्वेंट है, 2 ग्राम साल्ट है वो क्या हमारा सोल्यूट है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें मास परसेंटेज निकालेंगे, उन्होंने देख लिया कम क्वांटिटी है सोल्यूट 2 ग्राम, अपॉन में ज्यादा क्वांटिटी है सॉल्यूशन 18 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको जो है सोल्व कर लेंगे। ये क्या आएगी मास परसेंटेज, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा फॉर्मूला एक बार अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। ध्यान दें यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूट
2 ग्राम। फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोलवेंट 18 ग्राम। फिर लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इसको ऐड अप कर देंगे 20 ग्राम। फिर मास परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे आप, अमाउंट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम अपॉन में सॉल्यूशन 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। काफी स्टूडेंट्स को आता भी होगा, सोच रहे होंगे सर ये आप क्या करवा रहे हो, हमें तो आता है भाई, जिसको नहीं आता उसका हो जाएगा। तो कितनी परसेंटेज आ गई इसकी, 10% आ गई। हाँ, अगर ऐसे लिखा तो 18 ग्राम वाटर की जगह यहाँ पे लिखा होता 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपका तरीका सही है, क्योंकि आपने डिवाइड में सॉल्यूशन लिखा है, मतलब उसने सोल्यूट सोलवेंट दोनों को ऐड अप कर दिया है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज। सिमिलरली स्ट्रेंथ की बात कीजिए कि बोल दे भाई हमारे पास 3 लीटर जो है कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो है भाई एक प्रकार से 12 ग्राम जो है कोई सोल्यूट को डिसोल्व किया गया है, उसकी स्ट्रेंथ बताइए। तो वही बात नहीं, पहले सोल्यूट लिख देंगे, फिर सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर फार्मूला हमारा उसके लिए क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना हमारा 12 ग्राम अपॉन में सॉल्यूशन कितना हमारा 3 लीटर। तो इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 4 ग्राम पर लीटर। तो ये क्या आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद हमारे ये दोनों टर्म होता सामने भी, और बहुत इजीली जो है बच्चे इनको याद कर लेते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टीज इसमें कई बार स्टूडेंट्स को महसूस होती है, वैसे आसान है वो, और बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। जो थर्ड टर्म आती है हमारी मोलैरिटी, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मोलैरिटी को समझाने से पहले हमें 2-4 बातें हैं, उसको हमें जो है कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है भाई कैपिटल एम से, ठीक है। अब मोलैरिटी में क्या होता है भाई, अब तक हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, मास परसेंटेज में भी, स्ट्रेंथ में भी। मोलैरिटी के अंदर अब की बार अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बजाय नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है पर लीटर सॉल्यूशन में। एक टर्म आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकाले जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला हमें आना चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास, कि जो वेट है सोल्यूट का डिवाइड बाय मोलर मास हो क्या जाते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एन से। तो मोलैरिटी में बेसिकली क्या हमारा कि कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। फिर से याद रखिए पर लीटर, जैसे स्ट्रेंथ हमने निकाला था कितने ग्राम सोल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, इसमें भी हमने वही करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले डेफिनेशन बता देता हूं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of a solution is called molarity। तो क्या फार्मूला होगा हमारा, क्या लिख सकता हूं मैं, मोलैरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या हमारा भाई पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख देंगे भाई किसमें है हमारा लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने पहले ही लिख रखा है, किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलर मास। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा मोलैरिटी को, मोलैरिटी बराबर है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसमें है भाई, लीटर में। अब इस मोलर मास को मैं नीचे ले आता हूं, और सॉल्यूशन को अगर मैं लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं, तो सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम इसको ले लेते हैं तो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, मोलर मास नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर आ गया हमारा 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा किसमें है,
सेंटीमीटर क्यूब में या ml में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका फार्मूला होगा भाई, मोलैरिटी का। तो बेसिकली मोलैरिटी का क्या फार्मूला होगा भाई, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट को मैं W से लिख लेता हूँ, मोलर मास को मैं mm से लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन का। तो ये क्या हो गया भाई हमारा मोलैरिटी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो सोल्व होंगे वो हमारे कैसे सोल्व होंगे, पहले आपको वेट जो है न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि भाई इतने ग्राम जो है सोल्यूट है उसको इतने ग्राम सॉल्यूशन में घोड़ा गया है, आप बताइए उसकी मोलैरिटी। तो जो सोल्यूट गिवन उसके नाम से आपको उसका क्या निकालना चाहिए, मोलर मास। क्या निकालना चाहिए, मोलर मास। तो इसके लिए पहले आपको क्या याद होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, 20 तक तो एटलीस्ट याद हो आपको। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20। उसके बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गोन 40, पोटासियम 39 एंड कैल्शियम 40। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए एटॉमिक मास। सपोज करो हमें दे रखा है भाई कि इतने ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया गया इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो आप बताइए उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो सपोज करो कि उसने दे रखा है 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। कैलकुलेट मोलैरिटी, क्या निकालनी उसकी मोलैरिटी। मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका या आंसर उसका न्यूमेरिकल के अंदर ही होता है। अगर आपको उसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करनी आ गई एक बार की क्या क्या टर्म हमें गिवन और निकालने क्या है, तो आप फार्मूला अपने आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वेट दे रखा है उसने 4.9 ग्राम दे रखा है। अब मोलर मास से ही हमें H2SO4 का, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना है 1, मल्टीप्लाई बाई कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम 2। फिर सल्फर, सल्फर का कितना है 32, कितने एटम है सल्फर का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16, मल्टीप्लाई बाई कितने एटम है 4, कितना होगा 64। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा 8 और ये कितना होगा 9। तो ये क्या आ गया इसका मोलर मास। तो 4.9 अपॉन 98 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब वॉल्यूम उसने दिया कि कितने में डिसॉल्व किया गया 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो डिवाइड बाई 500। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, 00 से 00, 5 से 2 पे चला जाएगा, ये 2 से इसको 49 पे, इससे ये 10 पे, तो क्या आ गया हमारा 1/10। इसको क्या लिखता हूं मैं 0.1 मोलर, यानी इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो हमारी कितनी है 0.1 ml। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया हो, अगर आपको उसका एटॉमिक मास पता है तो आपको बस मोलर मास पुट करना और फार्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ टर्म आ जाती है हमारी, इसी में लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। यहाँ R की जगह L आ जाएगा मोलैरिटी, और यहाँ पे कैपिटल M की जगह आ जाएगा हमारा स्मॉल m। तो क्या डेफिनेशन इसकी यहाँ से सेम चलेगी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर की जगह आ जाएगा किलोग्राम पर किलोग्राम, और सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा सॉल्वेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या है हमारी इसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो फार्मूला में मोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम की जगह क्या गया है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारा किसमें है ब्रैकेट में लिख देंगे इन्हें किलोग्राम केजी में है। ठीक है, फिर वही नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या गया है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वो भी किस में है केजी में। तो फिर वही ग्राम के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से ग्राम में आ जाएगा। तो क्या फार्मूला आ जाएगा मोलर मास नीचे 1000 ऊपर हम वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास इनटू 1000 बटे में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखेंगे भी इसमें अकेला सॉल्वेंट हमें लेना है तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह किस में लेंगे ग्राम में। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो मोलैलिटी। तो क्या होगा मोलैलिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या हो जाएगा हमारा मोलैलिटी। इसके बाद फिफ्थ टर्म आती है वो भी बहुत आसान है इसी में मैं लिखता हूं फिफ्थ टर्म। इसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी। फिफ्थ टर्म जो है हमारी वो क्या है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्मॉल फॉर्म में इसको जो है कैपिटल एन से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ये सिंबल है इसका। तो डेफिनेशन में अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा अब मोलैलिटी में आ गए यहाँ पे पर केजी यहाँ पर रहेगा पर लीटर ही रहेगा जो मोलैलिटी में था हमारा मोलैलिटी वाला ही रहेगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चेंज आएगा नॉर्मेलिटी में बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या डेफिनेशन होगी हमारी नॉर्मेलिटी की इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं हमें नॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे इसको नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो फार्मूला में क्या आ जाएगा अब नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी में क्या हुआ है हमारा नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बाकी हमारा सेम वही मोलैरिटी वाला अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही लीटर में। फिर नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला था हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बस एक फर्क है यहाँ पे था वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास इसमें भी ऊपर तो सेम रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट लेकिन डिवाइड में मोलर मास की जगह टर्म आ जाएगी इक्विवेलेंट मास। अभी निकालना सिखाएंगे आपको इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है पहले एक बार पुट कर लेते हैं फार्मूला में। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर मोलर मास की जगह मैं क्या ले लूंगा इक्विवेलेंट मास और ये हमारा क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर लीटर के अंदर। फिर वही इक्विवेलेंट मास नीचे आ जाएगा लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो डिवाइड में हम 1000 रख लेंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास की जगह क्या आएगा हमारा इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना सा चेंज है हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू थी वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास। बस नॉर्मेलिटी में क्या आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट मास। तो क्या जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर एक नई टर्म आ गई है आपको मैंने मोलर मास को भी कैलकुलेट करना सिखा दिया था कि आप जितने भी एटम गिवन हो उनको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो जितने भी एटम है सबको ऐड कर दो अलग अलग को तो क्या आ जाता था हमारा मोलर मास आ जाता था। अब क्या आ गया हमारा इक्विवेलेंट मास आ गया है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं जो भी कंपाउंड हमें गिवन है मोलर मास डिवाइड बाय क्या कर देंगे उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जैसे मान लिया अगर हमें निकालना भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या होगा उसका जो मोलर मास है डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन कि किसी एसिड के अंदर से कितने H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो सकते हैं मतलब निकल सकते हैं वो क्या उसकी बेसिसिटी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम H2SO4 अभी हमने पढ़ा था भाई H2SO4 का
अभी जो हमारे पास मोलर मास आया था वो कितना आया था भाई 98 आया था। अगर मैं क्या निकालूं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्योंकि एसिड है तो फार्मूला क्या होगा मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है भाई नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। अब इसमें देखिए आप कितने H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो सकते हैं 2 एटम। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे मोलर मास है 98 अपॉन में बेसिसिटी इसकी कितनी होगी 2 तो हमारा कितना आ गया इसका 49 जो हो क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लिया कोई बेस है भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस तो उस केस में क्या हो जाएगा मोलर मास अब की बार क्या आ जाएगी उसकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है भाई अब बेसिसिटी का कितने H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो सकते हैं एसिडिटी हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। कितने OH नेगेटिव आयंस जो हैं डिस्प्लेस हो सकते हैं वो क्या उसकी एसिडिटी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH तो कैसे निकालेंगे इसका मोलर मास सोडियम का कितना 23 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 तो टोटल कितना 40 डिवाइड बाय एसिडिटी। अब कितने OH इसके पास डोनेट करने के लिए 1 तो इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है सेम है। तो किसी की अगर एसिडिटी या किसी की बेसिसिटी 1 है तो उसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मोलरिटी में पुट करना होता है मोलर मास नॉर्मेलिटी में आपको पुट करना होता है इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। तो आई थिंक भाई आपको जो नॉर्मेलिटी है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है 6th टर्म जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। 6th टर्म हमारी मोल फ्रैक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल क्या है भाई मोल तो सॉल्यूट के भी हो सकते हैं सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है उसका हिस्सा या उसको डिवाइड भी करना। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ यहां पे आएगा फ्रैक्शन ऑफ it is defined as fraction of number of moles of that component number of moles of a that component to that of total number of moles to that of total number of moles is called मोल फ्रैक्शन। कि भाई हमने जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से तो क्या आ जाता है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाता है। इसको डिनोट किया जाता है चाई के द्वारा। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल चाई। कैसे लिखा जाता है इसको चाई। अब सपोज करो भाई इफ Na are the number of moles of component A and Nb are the number of moles of component B then अगर हमें निकालना हो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है चाई। इसका निकालना है का तो मैं लिख लूंगा चाई। इसके बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब मैंने क्या बताया Na मोल्स हैं A कंपोनेंट के Nb मोल्स हैं B कंपोनेंट के। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन हो क्या होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। अगर बोल दे मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि चाई B इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा जब A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो A के मोल्स हमने
ऊपर लेने हैं, टोटल लेने हैं नीचे। बी के जब हम मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हमने ऊपर और नीचे लेने हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, बी के मोल्स। हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट चाहे ए प्लस चाहे बी कभी भी किससे ज्यादा नहीं होंगे, एक से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जब भी निकालेंगे भी उनका टोटल तो जो होगा वो एक ही आएगा। मतलब क्या था, जैसे यहाँ पे हमने चाहे ए निकाल लिया तो चाहे बी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, चाहे ए हमारे पास है प्लस चाहे बी किसके बराबर है, एक के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, चाहे बी। सपोज करो चाहे ए की जो भी वैल्यू आई है उसको मैं एक में से माइनस कर दूं तो चाहे बी आ जाएगा। तो चाहे बी को क्या लिखता हूं मैं, 1 माइनस चाहे ए। तो आगे जब भी हम पढ़ेंगे अगर कहीं पे चाहे बी आएगा तो मैं वैल्यू वहां पे क्या पुट कर सकता हूं, 1 माइनस चाहे ए पुट कर सकता हूं। इसी तरह से अब ये तो मैंने दो कंपोनेंट लिए थे। सपोज करो हमारे पास चाहे 5 कंपोनेंट हो, 5 कंपोनेंट को मैं कैसे लिखूंगा, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी और एन ई। और सपोज करो मोल फ्रैक्शन निकालना है सी का, तो किसके बराबर होगा, चाहे सी किसके बराबर होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन ई। और ये नहीं है कि ये 5 हो गए तो इनका जोड़ कुछ और आ जाए, नहीं भी, हमेशा जो भी होगा चाहे ए प्लस चाहे बी प्लस चाहे सी प्लस चाहे डी प्लस चाहे ई, सबकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक रहेगी। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में जब फ्रैक्शन निकाला जाता है तो एक में से निकाला जाता है, और जब उन सब के फ्रैक्शन को ऐड अप किया जाता है तो हमेशा वो क्या रहेगा, हमारा एक रहेगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। उसके बाद 7th टर्म आती है हमारी मोल फ्रैक्शन के बाद, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन में क्या था, हम ऊपर ले रहे थे मोल और नीचे टोटल मोल। मास फ्रैक्शन में क्या ले लेंगे, इट इज डिफाइंड अ फ्रैक्शन ऑफ mass of that component to that of total mass ले लेंगे हम। डिनोट इसको भी चाहे से किया जाता है। मान लिया भाई W A जो है वो मास है कंपोनेंट A का, और W B जो है वो मास है कंपोनेंट B का। तो जो मास फ्रैक्शन होगा A का, यानी चाहिए किसके बराबर होगा, WA अपॉन WA प्लस WB। और मास फ्रैक्शन ऑफ B जब भी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, WB अपॉन WA प्लस WB। सिमिलर केस चाहिए प्लस चाहिए हमेशा क्या रहेगा, 1। जहां पे भी Na की जगह अगर WA B C D E कुछ भी ले ले, कितने भी क्रम ले ले, हम इनको WA की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 बाई W1 प्लस W2। नंबर ऑफ मोल्स में हम N1 बाई N1 प्लस N2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा हमारा 7th टर्म मास फ्रैक्शन। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है 8th टर्म हमारी, पार्ट्स पर मिलियन। क्या हमारी 8th टर्म, पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, PPM। अब बेसिकली जो पार्ट्स पर मिलियन है भाई, आपने देखा होगा कई बार जो न्यूज़पेपर में है एनवायरनमेंट के बारे में आता है कि भाई आज जो है एनवायरनमेंट में जो है 350 ppm जो है एक प्रकार से एयर की क्वालिटी है। तो बेसिकली जो पोल्यूशन लेवल है वो हमारा किसके अंदर चेक किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। या फिर पानी के अंदर मान लिया भाई फ्लोराइड की क्वांटिटी को चेक करना है, तो वो जो फ्लोराइड की क्वांटिटी है वो हमारी किसके अंदर चेक की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसा कि नाम से पता, पार्ट्स हो गया हिस्सा, पर मिलियन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी। मतलब जब हमारे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन सोल्यूट बहुत कम हो, उसको क्या बोला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज when a small quantity of solute is dissolved in a
large quantity of solution is called parts per million या ppm। तो ppm का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो किस में होगा, ग्राम में अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वो हम क्या ले सकते हैं भाई, लीटर में, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 मीन्स क्या होता है हमारा, मिलियन। ठीक है, इसके बाद 9th जो टर्म आती है हमारी, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन में बस एक ही फर्क है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या ले लेंगे हम, 9 ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा पार्ट्स पर बिलियन। 10th टर्म आती है भाई हमारी फॉर्मेलिटी। अब तक भाई आपने टर्म पढ़ी है, मोलैरिटी पढ़ी है, मोलैलिटी पढ़ी है, नॉर्मेलिटी पढ़ी है, लेकिन आपने बहुत कम चांसेस होंगे किसी टीचर ने बताया होगा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बेसिकली यूज होती है, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो फॉर्मेलिटी हम निकालते हैं भाई, वो कैसे कंपाउंड्स की निकालते हैं, हमें आयनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली जो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला था, मोलैरिटी क्या था भाई हमारा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वही फार्मूला फॉर्मेलिटी का होता है। बस फर्क क्या होता है, फॉर्मेलिटी के अंदर जो है हम मोलर मास ना यूज करके फार्मूला मास यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का मोलर मास नहीं निकाला जाता, आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मास निकाला। जैसे अगर मैं बोल दूं इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, नहीं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर मोलैरिटी की जगह क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें इसकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट 5.85 ग्राम अपॉन में फार्मूला मास, सोडियम का कितना 23, क्लोरीन का हमारा 35.5, तो कितना आया हमारा 58.5, तो डिवाइड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 400, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 10 पे, ये 2 0 से 2 0, 1/4 यानी 0.25 m नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे f। अगर NaCl की जगह मान लिया होता है H2SO4 या और कुछ होता, तो उस केस में हम फॉर्मेलिटी की बजाय क्या कैलकुलेट करते हुए मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, और ये आपका बहुत ही बेसिक चला हुआ है जो आपको कंपलसरी है आगे की यूनिट को समझने के लिए। तो जितना हो आप उसको याद रखें। मेनली इसमें 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर आप आगे जाके भविष्य में MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर मान लिया आप एक भावी शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपको जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, इन टॉपिक्स के ऊपर आपकी कमांड जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है बहुत ही टफ न्यूमेरिकल बन जाते हैं। देखने में चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई वहाँ पर बहुत टफ टॉपिक बन जाता है। तो अगर आपने इसको डिटेल में समझा हुआ है, डिटेल में किया हुआ है, तो ही आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाते हो, अदरवाइज आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और खुद भी आप जो है कोशिश करके देखें इन न्यूमेरिकल्स, इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलता है आप वो सोल्व करिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।